ये हमारा रेजिस्टेंस है 2, एक यहाँ टर्मिनल है ए हमारा है, बीच का पॉइंट को बी मान लेते हैं और यहाँ लास्ट हमारा है सी। इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है R1, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा है R2 और इसको हम लोग किसी सेल से जोड़ देते हैं जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है। तो V एक तरह का सेल लगा है जिसका पोटेंशियल V है। अब हम क्या देखते हैं, दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कौन कौन सा टर्मिनल पॉसिबल है, कौन सा किनारा है। तो यहाँ देखते हैं इस रेजिस्टेंस के बीच में एक किनारा ए, दूसरा किनारा बी है। इसके लिए एक किनारा बी है, दूसरा किनारा सी है। दोनों को मिला के अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन का कौन कौन सा टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल ए है यहाँ इस साइड में, जैसे टर्मिनल ए एंड अदर इज टर्मिनल सी। टर्मिनल सी है। अब क्या देखते हैं हम लोग, ए और सी हमारा दो टर्मिनल होगा जिसके बीच में हमने दो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। दो रेजिस्टर लगा हुआ है, एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R2। अब क्या करेंगे, हम इसको किसी सेल से जैसे ही जोड़ते हैं तब क्या करेंगे, सेल का काम होता है करंट का फ्लो कराना। तो क्या करेगा, सेल यहाँ से करंट को फ्लो करेगा। याद रखिएगा सेल में करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से शुरू होगा, माइनस पे आके खत्म हो जाएगा। मतलब करंट का बहाव यहाँ तो शुरू होगा बड़े वाले से, ऐसे आगे बढ़ेगा होते हुए इस तरह से चलते चलते फाइनली इसके नेगेटिव पे आ जाएगा, छोटे वाले पे आ जाएगा। तो करंट को हमें पूरे सर्किट में दिखाना है ऐसे। ये हमारे करंट का फ्लो है जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। दिस इज आई करंट, यहाँ भी आई करंट होगा, एक जगह दिखा देते हैं। फिर ये आगे बढ़ेगा और लास्ट में कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल तो शुरू होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे सेल के पहुंच जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं फिगर में, हम लोग ये देख रहे हैं कि R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, सब में करंट का वैल्यू सेम ही है। क्यों सेम है, क्योंकि एक ही रास्ता है। एक रास्ते में यहाँ से करंट आगे चलेगा तो इसी रास्ते से होते हुए आगे निकल जाएगा, फिर यहाँ फाइनली नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। तो सीरीज में याद रखें कैपेसिटर की तरह एक ही रास्ता होता है दोनों टर्मिनल के बीच में, ए और सी के बीच में। अगर सेल को हम हटा दें, नीचे वाले पार्ट को हटा दें, तब क्या देखते हैं ए से सी पहुंचने का एक ही रास्ता है। तो सीरीज में हम लोग कह सकते हैं एक ही पाथ होता है, ओनली वन पाथ। तो याद रखिएगा सीरीज में ओनली वन पाथ होगा बिटवीन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स कौन सा फिगर में, ए एंड सी है, टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टर्स। तो दोनों टर्मिनल के बीच में, दोनों रेसिस्टर्स के बीच में कितने टर्मिनल्स हैं, तो दो टर्मिनल्स है, एक है ए और दूसरा है सी। तो याद रखिएगा सीरीज में हमेशा एक पाथ होगा सेल को छोड़ के। दूसरी बात याद रखेंगे, सीरीज में सारे रेसिस्टर से करंट का वैल्यू हमेशा सेम आता है। अगर यहाँ से करंट आई चलेगा तो यहाँ भी आई होगा, इस R1 में भी आई होगा, R2 में भी आई होगा। और अगर मान लीजिए हमने जोड़ दिया R3 जोड़ दिया, वहां भी आई होगा, R4 जोड़ देंगे वहां भी आई होगा। अगर एक रास्ता होगा सीरीज होगा तो सब में करंट का वैल्यू सेम होगा। तो याद रखिएगा सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो करंट विल बी सेम थ्रू ऑल द रेसिस्टर। तो दो बातें हो गई, एक तो दोनों टर्मिनल के बीच में रास्ता एक होगा, दूसरी बात है करंट हमेशा क्या आएगा सीरीज में सेम होगा। यही होता है पहचानने का तरीका, सीरीज में हमेशा करंट का वैल्यू सेम आएगा। न्यूमेरिकल्स बनाने में हमें ध्यान देना होगा, हमको इसके बीच का पीडी दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा। तो इस करंट की वजह से हमको या तो R1 निकालना होगा या कुछ और निकालना होगा। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम आएगा, चाहे R1 का वैल्यू बराबर रहे या अलग, उससे मतलब नहीं। हो सकता है ये हमारा 1 ओम हो या हमारा 100 ओम हो, तब भी करंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये हो सकता है दोनों बराबर, ये भी 1 हो ये भी 1 हो। इसका मतलब है इस करंट को इसके रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। करंट को किससे मतलब है, हमारा सेल कितने करंट को डिलीवर कर रहा है, कितने करंट को भेज रहा है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिगर ऐसे बना लो। मान लीजिए हमारे पास में अलग अलग साइज का अलग अलग टब रखा हुआ है घर पे, एक ही ऊंचाई में है, एक टेबल पर रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको किसी बाहर के टैंक से जोड़ देते हैं, पानी के सप्लाई से जोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, ताकि सब में पानी चला जाए, तब हम क्या देखेंगे कुछ देर के बाद में कि मान लीजिए हमें यहाँ कुछ देर के बाद में 2-4-5 मिनट के बाद में हमने बाहर से पानी के सप्लाई को रोक दिया, पानी के सप्लाई को बंद कर दिया। तब क्या देखेंगे, जितना पानी यहाँ ऊंचाई में होगा, अगर मान लीजिए इतना पानी यहाँ होगा हाइट, तो इसमें भी सेम ही आएगा।
इसमें भी सेम आएगा, सेम हाइट आएगा। तो हम क्या देखते हैं, बर्तन के साइज से मतलब नहीं है, पानी का हाइट सब में बराबर आएगा। क्यों, सबका लेवल सेम है। वैसे ही समझना है, सब में करंट का वैल्यू सेम आएगा, चाहे R1 बराबर हो R2 के या R1 बराबर R2 के नहीं हो। वैसे ही जैसे हाँ ये छोटा पॉट है, और भी चौड़ा लिए, बहुत सारा चौड़ा बना सकते हैं आप, जितना बड़ा बनाना है बना लिए। सब में हाइट हमेशा सेम आएगा। और चौड़ा कर लीजिए, सब में पानी का हाइट क्या है, जितना हाइट यहाँ होगा उतना ही हाइट आया, उतना ही हाइट आपका यहाँ है। इसका मतलब है जिस तरह से इसमें सब में हाइट बराबर है, वैसे ही सीरीज में सारे रेजिस्टर से करंट का वैल्यू हमेशा बराबर होता है। और ये करंट कितना आएगा, जितना करंट यहाँ से सेल डिलीवर करेगा, तो सेल जितना डिलीवर करेगा उतना ही उससे इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सब में होगा। अब क्या करना है, हमको सारे रेजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ देना है। तब क्या आएगा, मान लीजिए हमने इन दोनों के पीडी को जोड़ा, इसके ही पीडी को जोड़ा, तब क्या आएगा, सेल के पीडी के बाद, जो हम लोग पहले भी कैपेसिटर के केस में देख चुके हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, सिंस V बराबर है I इंटू R, जहां V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस R1 के लिए पीडी कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे थ्रू रेजिस्टर R1, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यही V वहां VA माइनस VB लिखेंगे, I इंटू आर। फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर लिखेंगे I इंटू आर, का मतलब R1। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हमको, हमने लिखा है VA माइनस VB, हम लोग चल रहे हैं करंट की तरफ, तो लिखेंगे IR। अगर करंट को उल्टा लिखना होता, मतलब हमको लिखना होता VB माइनस VA, तो लिखेंगे माइनस IR, जो हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1 कितना, VA माइनस VB बराबर लिखेंगे IR। और वैसे लिखेंगे थ्रू रेसिस्टर R2, क्या लिखेंगे, VB माइनस VC। जैसे हमने यहाँ लिखा है A और B के बीच, अब लिखेंगे VB माइनस VC। फिर क्या लिखेंगे, इसके बीच का करंट I और इसके बीच का रेजिस्टेंस R2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हमारा गया थ्रू R1, ये हो गया हमारा थ्रू R2। क्या लिखेंगे, VB माइनस VC। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे, तब क्या आ जाएगा, ऐसे जोड़ देते हैं यहाँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम दोनों को जोड़ दें ऐसे, दोनों को ऐड करेंगे, तब क्या आ जाएगा, VA माइनस VB के जगह पे हम लोग लिख देंगे IR1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और VB माइनस VC की जगह पे लिखेंगे हम लोग IR2। हम क्या देख रहे हैं, B से VB से VB कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा, VA माइनस VC। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा VA माइनस VC बराबर, इसमें I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2। अब ये VA माइनस VC क्या है, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और C के बीच का, जो कि इधर से सेल के पीडी के बराबर है। हम लोगों ने इसको कैपेसिटर में देखा था, तो इधर से लिखेंगे VA माइनस VC, क्या लिखेंगे, इस V के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या कहते हैं, सिंस हमको इससे लिखना है R इक्विवेलेंट के फॉर्म में। R इक्विवेलेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंस V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, देन क्या आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2, I से I हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास में R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे हम लोग R1 प्लस R2, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसको हम लोग कभी कभी RS से भी लिखते हैं, तो हम कर सकते हैं। और इसी R इक्विवेलेंट को हम लोग RS भी कर सकते हैं, बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। अगर हमारे पास में 2 से ज्यादा और भी रेजिस्टर लगा होता, हमारे लिए हमारे पास में 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या करेंगे, वैसे जोड़ते चले जाएंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ ऐसे, यहाँ हमारे R3 लगा है, और भी R आगे हो सकता है R4, तब क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो भी होगा सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। जहाँ पे R इक्व का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं RS का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, S का मतलब है इन सीरीज।